नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का बहुत डीप एनालिसिस आपके टीचर्स ने कर लिया है और वो सारा एनालिसिस करके अब आपको ये बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन सा पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है। जैसे ही आप वो पोर्शन पढ़ लेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं नीट के अंदर उसमें बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। तो हम लोगों ने सभी चैप्टर्स को ले लिया है, एक एक करके सारे चैप्टर्स आपके पास में आते रहेंगे। एक छोटा वीडियो आप लोगों को अवेलेबल रहेगा और उस वाले वीडियो में से आपको बस ये चेक करना है कि भाई सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब कौन कौन सा है। तो हर चैप्टर के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए जाएंगे और उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चेक करके आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है और नीट में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। तो आज का पहला पहला टॉपिक है यूनिट डायमेंशन और उसके साथ में बेसिक मैथमेटिक्स मतलब वेक्टर्स वाला जो पार्ट है वो। तो हम लोग जब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमने इसका एनालिसिस किया भाई अच्छे से। तो सबसे पहला पार्ट इसमें जो आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला आता है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से सर ऐसा क्या पूछा जाता है? तो देखो, यूनिट कन्वर्जन का जो क्वेश्चन है उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम यूनिट कन्वर्जन वगैरह की तो बहुत ज्यादा यहां पर बात करते नहीं है। हम लोग यहां पर बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो हमें पता लगता है डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर जो मेजर पार्ट है जिससे आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, दैट पार्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अलावा जो हमारे यूजेस ऑफ डायमेंशंस हैं उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज निकालते हैं। तो यहां पर हम लोगों को ये पता लगता है कि भाई ये मेजर पोर्शंस हैं इस वाले चैप्टर के जहां से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं और बनते आए हैं। अब कुछ डायमेंशंस ही ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जहां आपसे रिलेशंस को डिराइव करवाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर आपके वही वाले सवाल आते हैं जिसमें आपको ऐसा दे दिया जाता है कि भाई यहाँ पर अगर हमारे पास में फोर्स है और यहाँ लिखा हुआ है मान लो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, इस वाली टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। ठीक है, नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो देके इसको याद दिला देता हूँ। ये अगर फोर्स है तो फोर्स लाने के लिए यहां भी फोर्स, यहां भी फोर्स, ये भी पूरा फोर्स। अब इसमें गलती कहां करते हैं लोग, इस पूरे को फोर्स नहीं मानते हैं और सी अपॉन डी को मान लेते हैं फोर्स। ठीक है, डी की वैल्यू जो है वो कुछ और ही ले लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो यहां फंसना नहीं होता। अगर डी के अंदर कोई चीज जुड़ रही है जिसका नाम है टाइम, इसका मतलब है कि डी जो है उसके डायमेंशंस भी किसके होंगे, टाइम के ही होंगे। तो ये सब कुछ जो है ये फोर्स है, दिस इज ऑल्सो फोर्स, दिस इज ऑल्सो फोर्स एंड दिस इज कंप्लीटली फोर्स। पर सी अपॉन टाइम की जो वैल्यू है वो इस बार फोर्स के बराबर है। तो मतलब हम लोग जब इसे पढ़ते हैं तो हम आपको यही बोलते हैं कि भाई आम के अंदर आम ही जुड़ेगा, आम के अंदर केला जुड़ के हम लोग ये नहीं कर सकते कि आम प्लस केला इज इक्वल टू 2 केलास और 2 आर्म्स, तो वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फोर्सेज ओनली और सब्ट्रैक्टिंग फोर्सेज ओनली, मल्टीप्लीकेशन भी यहां पर नहीं चलता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाले जो सवाल हैं वो बनते हैं। रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये मैं पहले से ही बताता हूं आपको। फिजिकल क्वांटिटीज में जिनके डायमेंशंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं जनरली, तो उसके अंदर मान लो स्ट्रेस के बारे में आपको बोल दिया जाएगा कि भाई स्ट्रेस के बारे में बताओ, कंपैरिजन करने के लिए स्ट्रेन के बारे में आपसे बात कर ली जाएगी, इलास्टिसिटी के बारे में आप लोगों से बात कर ली जाएगी। जो ये वो पोर्शन है जहां से अगर नॉर्मल सवाल नहीं आया उस चैप्टर का तो यहां से सवाल दे देंगे। तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, इसके अलावा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, उसको मैंने यहां पर ई लिख दिया है, फिर वो वाई हो कि जो भी हो। ठीक है ना, इसके अलावा आपका जो हम लोग और पढ़ते हैं जैसे मान लो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह, इस तरह से उल्टा सीधा कुछ भी लिख के आपसे इलास्टिसिटी का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी स्टोक्स लॉ के थ्रू हम लोग जो चीजें कैलकुलेशन करते हैं, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग बात करें तो एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, इनके आपस के रिलेशंस,
उल्टी सीधी क्वांटिटीज के अंदर उनको ज्यादा जो है इंटरेस्ट रहता है। तो इनके अगर डायमेंशंस हम लोगों को पता हो, निकालने आते हो तो अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ऐसी क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां से देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी बन सकता है, असर्शन रीजन टाइप का। यूनिट्स होती हैं कि डायमेंशंस होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इस तरह के सवाल यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशंस के अंदर रिजल्ट डिराइव करना आपको आना चाहिए। जैसे मान लो मैं आप लोगों को बोल दूं कि फोर्स जो है वो किसी नई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर किसी 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट पाई गई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी, मान लो, बस मानना है। तो अगर ऐसा कुछ आप लोगों को दे दिया जाए तो इन दैट केस हम लोग क्या करते थे, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स, एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी। तो ऐसे में फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते थे, इनको पावर ए, बी और सी देके। याद आ गया सबको? तो ये वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना। रेशो पूछ लेते हैं भाई, कैपिटल जी और जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका रेशो निकाल लो, ठीक है। डायमेंशंस कंपेयर करवा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां से पूछ लेते हैं। अपने को इसका आइडिया पूरा पूरा होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वही चीजें हम लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो इतना पोर्शन अगर हम लोग ढंग से देख लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग ढंग से पढ़ लेते हैं, तो हमें बहुत फायदा होता है, ठीक है। बाकी थ्योरी जो आप लोगों को क्लास में दी जाती है वो तो देखो इंपॉर्टेंट है ही सही, तो नोट्स जरूर से एक बार पूरा देख कर जाना, तो आप लोगों को हमेशा फायदा मिलता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को पीछे छोड़ते हुए, तो हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी वेक्टर्स के बारे में। अब देखो वेक्टर्स तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में काम आता है। हाँ, वेक्टर्स इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स व्हिच इज यूज्ड इन एवरी टॉपिक। अभी जो हर टॉपिक में काम आने वाला चैप्टर है, अगर मुझसे कोई इसके बारे में बात करेगा तो वैसे तो वेक्टर्स आपको पूरा आना ही चाहिए, कोई ऐसा पोर्शन है ही नहीं जो नहीं आना चाहिए। पर हाँ, ये जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वगैरह होते हैं, इस वाले पार्ट को जबरदस्ती पढ़ने में इस समय आप लोग अपना समय जो है वो व्यर्थ ना गवाएं कि हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी पढ़े हुए हैं। ये सब चीजें मतलब जबरदस्ती की चीजें नहीं पढ़नी है कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, सब पढ़ लो, तो इतना भी नहीं पढ़ना अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। पर हाँ, जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो देखिए ट्राइंगल लॉ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइंगल लॉ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हो सकता है कि वो आपको कोई डायग्रामेटिक ऐसा क्वेश्चन दे दें जिसके अंदर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो पूछ लें। तो ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, ये इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइंगल लॉ में क्या होता था, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा सर? ये अगर हमारा वेक्टर ए है, ये अगर हमारा वेक्टर बी है, व्हेन दे आर जॉइंड फ्रॉम टेल टू टेल या टेल टू हेड, सर हेड टू टेल, हाँ चलो। तो हमारा जो थर्ड वेक्टर या जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था, वो वाला वेक्टर कुछ इस प्रकार से होता था। और इस वेक्टर को हम लोग लिया कैसे करते थे भाई? हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में लिया करते थे। अगर इसको सेम ऑर्डर में ले लिया तो नीट का सवाल बन गया कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, याद करो। तो अगर इसको सेम ऑर्डर में ले लेता मैं रिजल्टेंट वेक्टर को, तो ये क्या बन जाता है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन है एग्जाम का आपके नीट का, देख लो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक क्लोज ट्राइंगल बन रहा है। तो जब भी एक क्लोज पॉलीगन बनेगा, ऑब्वियसली 3 साइड चाहिए, मिनिमम एक पॉलीगन आप लोगों को बनाना है तो 3 तो चाहिए ही, सही है ना। तो एक क्लोज पॉलीगन जब भी आप लोग बना रहे होंगे, इन दैट केस रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी 0। तीनों का समेशन आप लोगों को 0 मिलेगा। हाँ, अगर हमें सम करना है तो हम लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल लॉ का ही मॉडिफिकेशन कौन है? पॉलीगन लॉ, क्योंकि उसमें 2 ही जुड़ रहे थे, अब पॉलीगन लॉ में ज्यादा जोड़ लो। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके अंदर एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम लोग रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर जो हम लोग लिखा करते थे। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो सिंपल फंडा, ये हमारे पास में वेक्टर ए और ये हमारे पास में वेक्टर बी कनेक्टेड टेल टू टेल, ठीक है। ये हमारे पास में हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और जो पैरेललोग्राम की डायगोनल है वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ए प्लस बी। बस इसका अब कैलकुलेशन का जो तरीका है वो हमने सीख लिया रिजल्टेंट निकालने का, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया थीटा और ये छुटकू सा एंगल हो गया अल्फा। अल्फा कैसे लिखते थे सर? अल्फा लिखते थे tan अल्फा वाली स्टाइल में, बिल्कुल सही है। तो जो अल्फा लिखा जाता था उसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? tan इनवर्स। जल्दी बताओ, अल्फा लिखते थे tan इनवर्स, तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो हमारे अगर ये b है तो ये b cos थीटा b sin थीटा, और नीचे क्या बन जाता था भाई? a प्लस बी cos थीटा। तो b sin थीटा ऊपर और नीचे पूरे ट्राइंगल में a प्लस बी
कॉस थीटा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास अल्फा जो एंगल है वो भी आ जाएगा। तो दिस गिव्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो देख लो, है ना, टू वेक्टर्स के अंदर क्या रिजल्टेंट और ए के बीच का, बी के बीच का नहीं मिला है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो थीटा है जो आपने यहां पर काम में ले लिया। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, तो कुछ सिंपल सिंपल सी बात है। इसके अलावा देखो, वेक्टर्स को देखने का जो मेन तरीका है वो तरीका है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। जब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में हो गया आपकी वाई एक्सिस, रिप्रेजेंटेशन में हो गई आपकी एक्स एक्सिस, एक्स और वाई। ठीक है, इसके अलावा जेड एक्सिस अभी मैं यहां बना नहीं रहा हूं, पर अगर हम लोग बात करते हैं ना रिप्रेजेंटेशन की, तो हम सबको याद आती है किसकी भाई, यूनिट वेक्टर की याद आती है। एज सून एज वी रिमेंबर यूनिट वेक्टर, तो हम लोगों को याद आती है सर कुछ तो आई कैप, जे कैप और के कैप हुआ करता था। ये जो आई जे के हुआ करता है, इस आई जे के की जब हम लोग बात करते हैं तो ये डायरेक्शन बताता है। तो आई इज फॉर एक्स एक्सिस, जे इज फॉर वाई एक्सिस एंड के इज फॉर जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हो गई। इन तीनों एक्सिस के अलोंग कोई भी अगर वेक्टर होगा तो उसको हम लोग इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ सर। यूनिट वेक्टर को अगर एन कैप लिख रहा हूं तो उसकी वैल्यू होगी एन वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। यस सर, बिल्कुल यही वैल्यू होगी। अब ये जो वैल्यू लिखी है ये आपको डायरेक्शन बताने के काम आती है। तो अगर मैं बोलता हूं कि पोजीशन वेक्टर है किसी चीज का r1, किसी का r2, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर लगाने सबको आते थे। सर ये कोई पोजीशन थी p, ये कोई पोजीशन है q, यहां से हम लोग पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। r1 और r2 बिल्कुल सही। r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता अगर पार्टिकल p से लेके q जाता था, और इसको लिखते थे डेल्टा r वेक्टर। इस डेल्टा r वेक्टर को हम लोग बहुत आसानी से लिख लेते थे सर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और जब हमने यूनिट वेक्टर सीख लिया तो इसकी वैल्यू निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, बच्चों का खेल हो गया, क्योंकि फिर तो एक्स और वाई सब में तोड़ ही दिया। आई कैप अलग, जे कैप अलग, के कैप अलग, सब एक्स वाई जेड की तरह जोड़ना घटाना सीख गए। तो वो पार्ट तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। आई कैप जे कैप में रिप्रेजेंटेशन का यही फायदा मिला। तो जब हमने वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स किए, जब हमने वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स किए, तो कॉम्पोनेंट्स करने पर हमें क्या पता लगा कि भाई ये अगर हमारा कोई वेक्टर आर है विच इज एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन इन दैट केस थीटा वाला कंपोनेंट जो होता था थीटा के साथ वाला, वो हो गया हमारा आर कॉस थीटा। अब देखो याद ऐसे ही करते हैं। और इधर वाला कंपोनेंट हो गया आपका आर साइन थीटा। तो इस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास जो तरीका होता था वो हो जाया करता था कि भाई आर वेक्टर को मैं लिख लूं आर एक्स प्लस आर वाई, करेक्ट। और फिर आर एक्स की वैल्यू को क्या लिख लूं मैं, आर कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है। और इसका मैग्नीट्यूड फिर आर साइन थीटा जे कैप। तो जैसे ही आई कैप और जे कैप लगाया तो उसकी डायरेक्शन के साथ हो गया। अब मुझे पता है कि आई कैप होता है एक्स एक्सिस, वाई जे कैप मतलब वाई एक्सिस। ये सब चीजें मेरे को फिर पता होती हैं, तो हम लोग बहुत आराम से इस वाली चीज को बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा ब्रेक करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपोनेंट करने का भी फिर फायदा ही मिला। तो हर एक चीज जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं वेक्टर्स के अंदर, वो आपको बहुत बढ़िया फायदा जो है वो देकर जाती है इस तरह से। ठीक है, आई कैप जे कैप में आप डिफाइन करते जाओ तो आपको सारी चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। अगर मैं किसी वेक्टर को इस तरह से लिख दूं कि भाई 2i कैप प्लस 3j कैप, अब इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं बहुत इजीली उसे बता सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं किसी वेक्टर को लिख दूं कि भाई मान लेता हूं कि मेरा जो वेक्टर है, लेट अस से दैट वेक्टर इज -3i कैप प्लस 4j कैप। अब कोई बोले कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम बहुत आराम से बता देंगे कि बिकॉज x इसमें नेगेटिव है तो -3 इधर और ये 4 इधर, सॉरी 4 इधर, तो ये 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, खेल खत्म। 2 और 3 किधर होंगे सर, 2 इधर होगा और 3 इधर होगा, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे ही इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इधर वाला ऊपर वाला नीचे वाला, बहुत आराम से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर में जो फिर आपके काम आता है वो आता है आप लोगों के डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। और इसके अलावा आपको काम आता है ए क्रॉस बी, जिसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसका जो यूज है वो जब मैं तुम्हारे लिए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा किसमें, रोटेशनल में, तब आप लोगों को बताऊंगा। वहां पर ये सबसे पहले आप लोगों को इसकी यूजेबिलिटी जो है वो दिखेगी, है ना। कहां जाके दिखेगी, रोटेशनल मोशन में, जब हम लोग टॉर्क की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तब। ठीक है, तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट,
इनकी यूजेबिलिटी आपको पता लगती रहेगी। ये आपके लिए एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना भाई। ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप का मतलब आपका राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन आएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें वेक्टर के अंदर इकट्ठी कर सकते हैं। जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं, उनका सम निकालना है, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 2a cos थीटा बाई 2 वाला तरीका है, 2a sin थीटा बाई 2 से हम लोग डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जल्दी जल्दी करने की। ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच में कितना एंगल हो कि जो रिजल्टेंट है वो उन्हीं के बराबर आ जाए, अगर ए और बी बराबर हैं तो। ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, याद करो। तो ये सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने नोट्स ढंग से देखे हैं, तो फाइनली रिवीजन करते टाइम आपको कोई दिक्कत जो है वो आएगी नहीं। तो वंस यू आर रिवाइजिंग इट प्रॉपरली, थिंग्स विल बी डन वेरी वेरी प्रॉपरली, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आज ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसे हैं, यूनिट डायमेंशन और बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, फिर मोशन इन अ प्लेन, उनकी बात करेंगे, तो उसके अंदर आपका एनालिसिस पूरा डिफरेंट तरह का होगा। तो दैट एनालिसिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ माइंड मैप एट द एंड, ठीक है। तो उस तरह के एनालिसिस के लिए तैयार रहें। जब तक के लिए आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि अपनी मेहनत जो है भाई वो करते रहो, मेहनत जो है वो करते रहो, जिससे जब मिले तो फिर अब आप लोग व्हाइट कोट के साथ ही मिले, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।